Before starting the class, I would like to draw the attention of all the students to one thing, and that is very important. We'll begin with a story. See, what happened is in 1947, when India and Pakistan got divided, the armies of both the countries, India and Pakistan, were serving before 1947 in the Royal British Army. Okay, so in 1947, the countries got independent. India and Pakistan, where the Royal British Army used to be there. Okay, after the partition, what happened is this Royal British Army people were asked to select either of the two sides. या तो आप इंडियन आर्मी में जाओ या तो आप पाकिस्तानी आर्मी में जाओ. तो ज्यादातर जो मुसलमान थे वो चले गए पाकिस्तानी आर्मी में. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ज्यादातर जो बड़े बड़े जो रैंक पे थे, ठीक है, जो कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे या मेजर जनरल ऐसे थे, वो सब तो पक्का चले गए, उनमें से कोई नहीं रहा. हो सकता है कुछ जो है जवान टाइप के जो कुछ है वो लोग इंडिया में आ गए. ठीक है, तो मोस्टली इंडियन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द हिंदू पीपल एट दैट टाइम. ठीक है, एंड पाकिस्तानी आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द मुस्लिम लीडर्स ऑफ दैट टाइम. बट आउट ऑफ so many Muslim top rank officers, only one person joined Indian Army, and his name was Brigadier Usman. Brigadier Muhammad Usman. What happened is, while he was serving, he was given the charge of Naushera. न्यूज में रहता है नौशेरा. कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में. तो उनको दिया गया था चार्ज नौशेरा का. he was given the charge of नौशेरा. yes, नौशेरा पोस्ट. ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो इंडियंस थे ना, वो उनको अच्छी नजर से नहीं दिखते थे. दे यूज्ड टू फील कि ये जो है मतलब दगा देगा, धोखा करेगा, ये वो सब बातें चलती थी. ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे ना उस टाइम पे, उनको लगता था कि ये इधर रह गया, पक्का ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी आर्मी में देगा, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे सब चले गए थे. ठीक है, बट ये आदमी वैसे नहीं थे. ही वॉज नॉट अ पर्सन लाइक दैट. सो व्हाट हैपेंड इज, just after independence, India had a war with Pakistan, 1947-1948. ठीक है, इन जम्मू कश्मीर, ओवर द कश्मीर इशू. अब इसी बात है, बताइए आपको, हरी सिंह ने जो है इंडिया को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था. ही केम टू इंडिया एंड पाकिस्तान अटैक्ड. ठीक है, अलॉन्ग विद देयर आर्मी एंड ऑल्सो द मुजाहिदीन, जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन से उन्होंने भी अटैक किया. सो इन दैट वॉर ही प्रोटेक्टेड नौशेरा गैलियंटली. बहुत ही बुरी तरह से जो है अटैक किया गया था नौशेरा को, एंड उन्होंने नौशेरा को प्रोटेक्ट किया था. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज नौशेरा का शेर. नौशेरा का शेर. ठीक है ना. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज ऑल द इंडियन ऑफिसर्स गॉट टू नो अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन. ठीक है ना. तो तब उन्होंने कहा था कि ये जो जाति धर्म है ना, ये सब इंडियन आर्मी में नहीं होता. इंडियन आर्मी एक ही धर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको विश करना ही है तो ये लोग उनको आके आदाब बोलते थे. ठीक है ना, फिर वो अलग अलग मतलब जो है अलग अलग रीजनल भाषाओं में, कोई गनी गम्मा बोलता था. तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे रीजनलिज्म बहुत चलता था इंडियन आर्मी. व्हाट ही डिड, उनके पास तो एक ही पोस्ट था ना नौशेरा का. तो उन्होंने वहां पे कानून जारी कर दिया था कि कोई भी यहाँ पे धर्म के नाम से किसी को विश नहीं करेगा. अगर विश करना है तो जय हिंद. And that is how the tradition of Jai Hind started in the Indian Army. So why did I tell you this? Because from tomorrow I do not want good morning. I do not want a Hari Bol. What I want is, what I want is, yes. ठीक है ना. तो ये किसकी याद में है, या आज भी हम लोग किसके वजह से जो है जय हिंद बोलते हैं? नौशेरा के शेर के वजह से. इनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मान. राइट, याद रहेगा ये.
Great. Now one more thing before we start. Manisha Chavan. Manisha Chavan मतलब is it अंजलि? आपके उससे शायद ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए. ओके ग्रेट, कोई बात नहीं, नाम चेंज कर लो, इजी रहेगा मेरे लिए. ओके, वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, दैट इज देखो कल की क्लास जो थी ना, कल की क्लास एक्चुअल में बहुत इजी थी. कल की क्लास एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट हो गई थी, बट एक्चुअल में जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो एक्चुअल में इजी था. आई एनालाइज द क्लास लेटर ऑन. ठीक है ना. सो व्हाट आई फाउंड इज, ऐसा है कि देखो जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे 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 हम लोग ऊपर के लेवल तक जाएंगे. अब इसी बात है ना, जैसे होता है आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड करते करते 10th पे जाते हो. फर्स्ट के बाद 10th में थोड़ी जाते हैं सीधा जंप मार के. सो हो ये रहा था, कल हम लोग कुछ कुछ टॉपिक जब टच कर रहे थे तो आप लोग उसके सवाल पूछ रहे थे. लेवल 1 पे रहकर आप लोग लेवल 10th के सवाल पूछ रहे थे. जैसे प्रेसिडेंट के बारे में मैं छोटी सी चीज बताई तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए. ठीक है ना. तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे हो ये रहा है कि आप मेरे को सवाल पूछोगे. मैं तो 10th क्या, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ. ठीक है, इनफैक्ट पीएचडी कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, नॉट इन एक्चुअल सेंस. इन पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आई हैव लर्नड अ लॉट. तो इसलिए अगर आप यहाँ से भी मुझे यहाँ का सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा. ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता. आप पूछ रहे हो और मैं नहीं बताऊँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता. बट व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आपको हो जाती है. आप इस लेवल से इस लेवल का समझ नहीं पाते हो, और तभी जो है ना क्लास ऊपर से बाउंसर जाती है. और ऐसा कल लग रहा होगा आपको बीच बीच में, है ना, कि क्या चीजें बता रहे हैं. तो इसलिए क्या करो ना, वेट करो. आप सवाल पूछो, मैं आपको सवाल पूछने से नहीं रोक रहा हूँ. बट एट सर्टन पॉइंट आई विल टेल यू कि आई विल टेल दिस थिंग लेटर ऑन. जैसे प्रेसिडेंट जब पढ़ाऊंगा तो प्रेसिडेंट के बारे में पूरा बताऊंगा. ठीक है ना. फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा बताऊंगा. तब हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी पूछना है, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, जो पूछना है पूछो. फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, जो पूछना है पूछो. बट क्या है कि जब बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तब आप ऊपर ऊपर के टॉपिक पूछ रहे हो. तो मेरे बताते बताते क्या हो रहा है कि वो लिंक भी टूट रहा है, और जो हम लोग पढ़ना चाहते थे वो भी याद नहीं हो रहा है. तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है. सो दिस आई फेल्ट यस्टरडे. डिड यू ऑल्सो फील द सेम? क्या आप लोग भी ऐसा लगा कि कुछ चीजें सर के ऊपर से जा रही है? यस, है ना. सो बेटर व्हाट विल डू इज, अरे तो जिसने सवाल पूछा उसको तो समझ में आएगा ही, बट जो बाकी ऑडियंस देख रही है, बाकी जनता जो देख रही है, उसने तो सवाल नहीं पूछा. ठीक है ना. तो जिस जनता ने सवाल नहीं पूछा उसको लगेगा अरे क्या चल रहा है, हम लोग कहीं और थे, है ना, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में थे, पता नहीं प्रेसिडेंट के अंदर घुस गए. ठीक है ना. फिर हम लोग उसमें थे, क्या बोलते हैं, प्रियम्बल में थे, वहां से ही प्रेसिडेंट में घुस गए. ठीक है. फिर सिटीजनशिप हमने मतलब सिर्फ छुआ था, जस्ट टच द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप, देन वी वेंट टू कनाडा एंड अक्षय कुमार. सो व्हेन द टॉपिक कम्स विल एक्सप्लेन और आई विल स्टडी एवरीथिंग. ठीक है, लिंक नहीं हो पाएगा वरना. ठीक है ना. तो आज जैसे मैंने टॉपिक बता दिया, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं टॉपिक फिर से बताता हूँ. तो आज हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ चीजें पढ़ लेंगे. जैसे सब कुछ एक साथ एक दिन में नहीं होगा. ठीक है, सोर्सेज आज पढ़ेंगे. फिर हम लोग आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे. ये किसके रिगार्डिंग है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग है. ठीक है ना. फिर हम लोग आर्टिकल 5 से 11 भी पढ़ लेंगे, छोटे छोटे ये सारे. ठीक है, ये है सिटीजनशिप के बारे में. अब जब मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा तब आपको जो पूछना है पूछना, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा. ठीक है ना. इनफैक्ट देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बीच में कोई दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन आता तो मत पूछो. तो क्वेश्चन पूछने से अपने आप को कभी मत रोकना. वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, क्वेश्चन आएगा तो भी नहीं पूछोगे, इसलिए क्वेश्चन पूछने से मत रुकना. बट क्या है कि मैं इसके आगे बता रहा हूँ कि आई विल नॉट बी टेलिंग यू द आंसर मे बी एट दैट टाइम. आई विल जस्ट टेल यू कि जब हम लोग उस टॉपिक पे जाएंगे तब बता दूंगा. तो आप लोग का काम है कि उतना सुन के फिर चुप हो जाना. ठीक है, बट क्वेश्चन पूछने से मत रुकना, पहले ही बता रहा हूँ. डू नॉट थिंक कि सर क्या सोचेंगे, मैं कुछ नहीं सोचता. इनफैक्ट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि बता दूं, बट उससे क्या है कि क्लास का लिंक टूट जाता है. ठीक है ना, और वो फिर सबके लिए नुकसानदायी हो जाता है. दैट आई डोंट वांट. बट प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस व्हेनेवर इट कम्स. इफ आई टेल यू कि आई विल टेल यू लेटर, देन प्लीज कीप इन माइंड कि हाँ ये सर बताएंगे. और आप नोट भी करके रख सकते हो. सिटीजनशिप से अगर कल कोई आपका क्वेश्चन था, अगर मान लेते मैं आपको बताता हूँ कि सिटीजन में इस दिन पढ़ाऊंगा, कीप इट नोटेड इन योर नोटबुक कि सर ने बताया था कि इस टॉपिक के टाइम पे बताएंगे. एंड दोबारा उस टाइम पे आप मेरे को पूछ लेना. ठीक है ना. अगर मैं मान लेते भूल भी गया, जनरली ऐसा नहीं होता है. जनरली मैं आपके 50 दिन पुराने डाउट को भी खदेड़ के निकालता हूँ, मेरे को याद रहता है.
ठीक है, बट फिर भी आपको लगता है मैं भूल गया तो पूछ लेना उस टाइम पे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द क्लासेस, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से सोर्सेस पे जाते हैं। आई होप आपने कल के सोर्सेज याद कर लिए होंगे। कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक ब्रिटेन एक आयरलैंड, दो पढ़े थे, आपने याद कर लिया? गुड, सो इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है टॉपिक का नाम बताऊंगा, आपको कंट्री बताना है, ठीक है। जैसे कि सीट्स ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये कौन से कंट्री से? गुड। रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन। मीनिंग ऑफ बाई कैमरल, अरे कंट्री नहीं बताना, मीनिंग पूछा मैंने। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, है ना। बाई कैमरल का मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट। अब ये किससे लिया गया, ये कंसेप्ट ऑफ बाई कैमरलिज्म? ब्रिटेन, ओके। आयरलैंड से दो ही चीजें ली गई थी, राइट। एक तो हमने देख लिया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दूसरा जो है वो बताओ। अच्छा तीन थे, ओके ठीक है, एक डीपीएसपी हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, एक और है, राइट। बताओ वो कौन सा है? यस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वेरी गुड। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट हो गया ना ऊपर, सीट्स ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वही तो है। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो वही बात होगी, ठीक है। सो दिस वाज डन। ओके, तो कल तक के आपको याद हो गया ना, इतना मैं समझ गया कि कल तक के आपको याद हो गए, वेरी गुड। सो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। आज हम लोग कनाडा और यूएस पढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में आप देखोगे ना, तो ये दोनों कंट्री है भी साथ में। इफ यू सी इन द मैप विल फाइंड दिस टू कंट्रीज आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे है ब्रिटेन, और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, वर्ल्ड मैप में और क्लियर दिखेगा, इसके थोड़ा सा और ऊपर है आयरलैंड। दोनों कंट्री एकदम पास पास है। उसके बाद यूएसए और कनाडा, ये तो पता ही होगा, है ना। यूएसए जो है नीचे का ऐसा पार्ट है कुछ, और कनाडा इसके ऊपर वाला पार्ट है। अब देखो यूएसए को कैसे याद करना है। यूएसए हर चीज निकालने का काम करता है, ठीक है। हर चीज, हर किसी को निकालने का, उसके पोजीशन से निकालने वाला सारा जो काम है यूएसए का है, ठीक है। जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट मतलब क्या? प्रेसिडेंट को निकालना, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से किसी को निकालना है तो उनके प्रोविजंस भी इसी से है, ठीक है ना। तो यूएसए क्या करता है? निकालने का काम करता है। तो कभी भी निकालने वाले चीजें आए सीधा यूएसए लिख देना। क्या क्या है इसमें? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये दोनों याद हो जाएंगे। ये ऐसे मतलब निकालने वाले, उससे दो याद हो गए। अब सबका जो है, सबका जो काम करने का जो तरीका है, ठीक है, द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी यूएसए ने दिया है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड ने बताया था, बट फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का है, इम्पीचमेंट यूएसए का है। हरी बात समझ में? फिर तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ जजेस। फिर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनके कंट्री में उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। उनके कंट्री में जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, विल सी दैट, ठीक है। उन लोगों ने दो चीजें बनाई थी, एक बनाई थी प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और दूसरा बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट बनाने वाले पहली कंट्री कौन? यूएसए, ठीक है। उसी बिल ऑफ राइट को हमने फंडामेंटल राइट्स की तरह लिया, ठीक है ना। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू,
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? ये है हमारा आर्टिकल नंबर 13। आज हम लोग 12 तक ही देखेंगे, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट मच ऑफ 13, बट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ व्हाट जुडिशियल रिव्यू इज। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कोई भी कानून जब बनता है नया, मान लेते हैं कि द पार्लियामेंट वांट्स टू मेक अ न्यू लॉ टुडे, आज बैठकर उसको एक नया कानून बनाना है, ठीक है ना? तो क्या है कि हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट एक इंसान का सुप्रीम राइट है, बर्थ राइट है। अगर वो इंडियन है तो उसको फंडामेंटल राइट मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा कानून नया बनता है जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार देगा, बोलेगा ये लॉ नहीं बन सकता, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है, तो ये नल एंड वॉइड है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फंक्शन है कि कोई भी लॉ बनने के बाद उसको चेक करेगा कि क्या ये कोई ना कोई फंडामेंटल राइट तोड़ रहा है, इस चीज को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। So what is judicial review? Judicial review is checking whether or not a law that is being made now is breaking any of the provision of fundamental rights or not. If it is breaking the fundamental rights, any example of such law? देखो law तो बनेगा ही नहीं ना, वैसे law का example कैसे दूंगा? ठीक है, वैसे दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, जब हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो मैं आपको CAA समझाऊंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था अभी, मतलब न्यूज में था, सुना होगा आपने, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था देश भर में। तो ये जो CAA है, इसका पूरा मामला क्या है वो मैं तब समझाऊंगा, और तब समझाते वक्त आई विल टेल यू कि हाउ इट इज ब्रेकिंग सम ऑफ द ये फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई इट शुड बी टेकन डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअल में उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक किया नहीं गया है। तो कौन से बेसिस पे CAA को अगर सुप्रीम कोर्ट नकार देता है तो कौन से लॉज होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, विल सी दैट। ठीक है ना? तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज इफ द कोर्ट ब्रेक्स सम ऑफ द, नहीं कोर्ट नहीं सॉरी, पार्लियामेंट ब्रेक सम ऑफ द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन सुप्रीम कोर्ट विल टर्म इट एज नल एंड वॉइड। दिस इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना? ये हमारा आर्टिकल 13 होता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब एक्चुअली में सिर्फ जुडिशरी नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीनों अलग है। ऑल द थ्री आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव से खासकर जुडिशरी सेपरेट रहना ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी खासकर सेपरेट रहना ही चाहिए, वरना गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालेगी। ठीक है, मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी सरकार है, उसको कुछ करना है, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा कि हम लोगों को जो ये करना है, तो इसके वजह से जो है तुम ऐसे कोई कानून पास करो, या मतलब हमने अगर कोई कानून वो भी किया, तोड़ भी दिया, तो उसके लिए हमें सजा मत दो। So this pressure could have been applied by the executive on the judiciary. मान लेते हैं मोदी सरकार कुछ गलत कर रही है, कोर्ट उसको रोक रहा है, बट अगर जुडिशरी सेपरेट नहीं होता, वो सबऑर्डिनेट होता किसके, एग्जीक्यूटिव के, तो फिर क्या होता कि ये जो एग्जीक्यूटिव है वो उनके ऊपर प्रेशर डाल पाता कि हमने गलत किया तो किया, तेरा क्या जा रहा है, ठीक है ना, हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो तू देख लेना। तो ऐसा हो जाता अगर सबऑर्डिनेट बनता तो। इसलिए इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सो दैट अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत कदम उठाया है तो फिर जुडिशरी उसको रोक सके। ठीक है ना? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है हमारे आर्टिकल 50 में, 50। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, आर्टिकल 50 में आता है ये। ठीक है, उसके बाद प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने कल ही देखा था कि ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पे क्या क्या लिया है, कैसे याद रखेंगे, निकालने वाले सारे काम किए। कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाट? देखो एग्जांपल ऐसे लो इसका। ओके, कल हमने देखा था ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीनों सेपरेट बॉडीज है, बराबर। अब ये सेपरेट रहे ना रहे, इन दोनों का सेपरेट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर हमने ऐसा कर दिया होता कि सुप्रीम कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू प्राइम मिनिस्टर, सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे है, ठीक है ना, वर्टिकली नीचे है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या होता, मान लेते हैं कि PM ने कुछ किया, एग्जीक्यूट कर दिया कि हम लोग देश में ऐसा ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे PM कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, ठीक है ना, दैट वाज वन ऑफ द थिंग। उधर CAA ला दिया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी, तो PM जो है कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट ऐसा कर सकता है।
जो मान लेते हैं कि कानून के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता तो प्राइम मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालता कि हमारे ऊपर जो भी चार्जेस है हटा दो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। और क्योंकि वो सबॉर्डिनेट है उसको मानना भी पड़ता, क्योंकि ये उसके ऊपर है ना। हरी बात समझ में? तो इसीलिए क्या है कि इसको इसीलिए उसके नीचे नहीं रखा है, इसको उसके बराबर में रखा है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अभी क्या हुआ था दिल्ली में, ये कोरोना से जब लोग मर रहे थे ना, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं मिल पा रहे थे। यस, दे कैन पनिश। बता तो रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो। मीन्स पॉलिटिकल प्ले। प्ले मतलब क्या? अरे सुनो यार, सुनो, पॉलिटिक्स में मत घुसो, ठीक है ना। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें पॉलिटी में घुसना मत, ठीक है। हम लोग संविधान पढ़ेंगे, हम वो नहीं पढ़ेंगे कि देश में एक्चुअल में क्या चल रहा है। वो एक्चुअल में पढ़ने जाओगे ना, बहुत कंफ्यूजन होगा, ये रियलिटी कुछ और है, हम पढ़ कुछ और रहे हैं। सर्टन एग्जाम्पल्स आई गिव यू। सी एक चीज आज ही समझ लो, ठीक है, ताकि आप लोग आगे दिक्कत ना करो। आज समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, हमारा काम है इसको पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को पढ़ना, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लूप होल्स है, ठीक है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बहुत सारे लूप होल्स है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कब हो सकता है? वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। और वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डेफिनेशन नहीं है, तो ये क्या है? एक लूप होल ही है ना। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लूप होल्स है, ठीक है। अब कोई भी मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाता, ये समझ लो। दे डू नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनको फिर सजा हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देगा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, कैसे खेलते हैं? वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल से खेलते हैं। तो जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, तब तक आप पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाओगे। तो हमारे अभी जो बुद्धि है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलमोस्ट ना के बराबर इंफॉर्मेशन है। मतलब हमारी, मतलब आप लोगों की बात कर रहा हूँ। यू हैव 0.0001% नॉलेज सो फार। So please first understand what constitution is, and then try to apply कि अच्छा ये लूप होल की वजह से वो ये कर रहे हैं, तब ज्यादा मजा आएगा समझने में। वरना ये ब्लेम गेम चलेगा, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ठीक है ना। और आप परेशान हो जाओगे, फिर ना तो आप पढ़ पाओगे और ना तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अभी कैसा है ना, आप लोग गर्म खून हो, यू आर वेरी स्मॉल नाउ। एक तो बहुत छोटे हो, 10th क्लास पास किए हो, और आप लोगों का जो एसएसटी था ना, ये बहुत ही कचड़ा था, सही बता रहा हूँ। जब मैंने चीजें पढ़े हैं ना, हायर चीजें, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तब समझ में आया कि 10th स्टैंडर्ड तक हमने टाइम पास किया था, उससे अच्छा गेम्स पीरियड देते तो अच्छा हो जाता, ठीक है। ऐसा है, तो इसीलिए पहले समझो, उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। लेकिन क्या है ना, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देते हो यार तुम लोग। अब समझो इधर मैं क्या कह रहा था। देखो दिल्ली में अभी जब कोरोना की महामारी चल रही थी, तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा, केजरीवाल रोज जो है चिल्लाता रहता था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम ने क्या किया था? व्हाट डिड द पीएम डू? जो ऑक्सीजन के सप्लाई इंडिया में आए हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज से, वो सप्लाई उन्होंने हर एक स्टेट में बांटा, ठीक है। कहीं कहीं पे तो जरूरत से ज्यादा बांटा, ठीक है। महाराष्ट्र ने जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश ने जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया। तो ऐसा देखा गया कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में ज्यादा मिला है जितना उन्होंने डिमांड किया था उससे भी। whereas दिल्ली में उन्होंने डिमांड किया था करीब 800 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन, whereas they got only 410 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। 800 की डिमांड थी, 410 दिए थे। तो ये कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव कर रहा है ना, पीएम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। तो दिस वाज डन बाय हुम? दिस वाज डन बाय एग्जीक्यूटिव। सीधे फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ना यू बैग बोरो स्टील डू एनीथिंग बट सप्लाई ऑक्सीजन टू दिल्ली, ठीक है। बैग, ये उनके वर्ड्स है, मैं अपने वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूँ। दिस वेयर द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा, आप न्यूज में देखना, ठीक है, थोड़ा बैक डेटेड न्यूज आपको मिल जाएगा, ठीक है। दे सेड कि बैग बोरो स्टील डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू दिल्ली। दिस वॉज द वर्ड्स यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। पहले वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बोला, और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूशन में अगर गलती होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगा सकता है। ये तभी हो सकता है
जब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट बॉडीज हो। इसके अंडर चले जाता तो आपको लगता है कि वो अपने बॉस को कुछ बोल पाता? देन द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बीन द बॉस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में वो कुछ नहीं बोल पाता। दैट इज व्हाई इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप देम सेपरेट। आई बात समझ में? ओके, तो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, नाउ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कल ही देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनेगा उसका एक ट्रेलर पहले होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द, ये प्रीएम्बल इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स द पीपल द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। ठीक है ना, तो 5 प्रिंसिपल्स थे उसमें कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या, ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स दिखेंगे, कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि रिलीजियस को हम लोग, मतलब इंडिया के अंदर कोई रिलीजियस के बारे में हमने कोई आर्टिकल नहीं बनाया, हमने सबको स्वतंत्र रखा है कि जो रिलीजन चाहिए तुम फॉलो करो, क्योंकि हमारे देश में कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। ठीक है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी सीन। उसके बाद हम लोग अपने कंट्री के हेड को जो है नॉमिनेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी क्या बोलते हैं, वोट फॉर देम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहली बार किसने बनाया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने यूएसएस से ली है। राइट। अब कनाडा। अब कनाडा के बारे में ये समझो कि कनाडा से हमने क्या लिया। अब देखो, दो टाइप के गवर्नमेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल, एंड दिस यू हैव स्टडीड इन 10th। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। फॉर एग्जांपल कंट्री लाइक यूएसए। यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। देयर आर 50 स्टेट्स इन यूएसए, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 50। कैसे पता? उनका जो फ्लैग होता है ना, अभी अगर आपके पास बहुत समय होगा तो काउंट करना, यहाँ पे 50 स्टार्स है। दिस 50 स्टार्स रिप्रेजेंट 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए। ये सारे के सारे जो भी स्टेट्स है ना, ये इक्वली एक कंट्री के बराबर पावरफुल है। दे आर इक्वली एज पावरफुल एज अ होल कंट्री। ठीक है ना, वो तो उन्होंने समझौता किया है कि हम लोग सब यूनाइट होके एक कंट्री बनाएंगे, इसीलिए उसको बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सब लोग यूनाइट हो गए। अदरवाइज अगर कोई स्टेट चाहे कि वो यूएसए से अलग हो जाए, तो यूएसए 49 बचेगा और ये अलग हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। दिस कॉल्ड एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेयर देर आर टू गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट, वेयर सेंटर एंड स्टेट आर इक्वली पावरफुल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रारी, यूनिटरी इज जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ होगा ही नहीं। देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, एंड दे आर गोइंग टू रूल ऑल ओवर। यहाँ पे मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर इंडिया किस में आया? दोनों में नहीं है। इंडिया में तो सेंट्रल स्टेट है, बट स्टेट इज नॉट एज पावरफुल। ठीक है, स्टेट लोअर है, सेंट्रल अपर है, और दूसरा भी नहीं है जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होता। तो इंडिया कहाँ है? तो इंडिया इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ बोथ, इसीलिए इंडिया को क्वेजी फेडरल स्टेट कहते हैं। इंडिया कैसा कंट्री है? क्वेजी फेडरल कंट्री है। ठीक है ना, क्वेजी का मतलब हाफ एंड हाफ। ये एक पॉलिटी का टर्म है, क्वेजी। wherever you find this word quasi, understand it is mixture of two things। ठीक है, जैसे क्वेजी जुडिशियल, क्वेजी लेजिस्लेटिव, इसका मतलब क्या? लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल का हाफ हाफ। यहाँ पे यूनिटरी एंड फेडरल का हाफ हाफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया कनाडा से। कनाडा क्या करता है? कनाडा के अंदर भी फेडरल स्टेट है। ठीक है, दे आर ऑल्सो फेडरल, बट दे हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल and the state government is less powerful।
हरी बात समझ में? तो ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया है कनाडा से। So what kind of state India is? India is a quasi-federal state. We have some functions like unitary. Unitary का क्या function ले लिया कि सेंटर पावरफुल होगा, और फेडरल का क्या ले लिया कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। तो ये दोनों का हमने मिला दिया कि सेंटर पावरफुल है लेकिन हमारे देश में स्टेट भी है। तो हमने ये वाला प्रोविजन कहाँ से उठाया? कनाडा से उठाया। सो इंडिया इज यूनिटरी बाय प्रैक्टिस एंड फेडरल बाय थियरी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं पे पढ़ा है क्या आपने? लास्ट ईयर आपके बुक में ना बहुत कंफ्यूज था ये, और मैं सुन रहा था ये नरेंद्र सर पढ़ा रहे थे जब, तो तब भी मैंने उस कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इंडिया जो है दोनों का मिक्सचर है, क्वेजी फेडरल है। और मुझे याद है कि संकेत ने मुझे सवाल पूछा था कि सर ये क्वेजी फेडरल का मतलब क्या? आई रिमेम्बर, तब नरेंद्र सर पढ़ा रहे थे ये टॉपिक, है ना। तो क्वेजी फेडरल का ये मतलब है कि हम ये दोनों को मिला देते हैं और दोनों के कुछ कुछ फंक्शंस को लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेजी ये यूनिटरी का एक फंक्शन होता है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जो कंट्री यूनिटरी है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है, ठीक है ना। दे हैव अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इंडिया में तो अमेंडमेंट हो सकता है, इसका मतलब हमने वो फंक्शन कहाँ से लिया? फेडरल से लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमें हमारे पूरे संविधान में कुछ फंक्शंस फेडरल के मिलेंगे, कुछ फंक्शंस यूनिटरी के मिलेंगे, इसलिए हम लोग उसको क्वेसी फेडरल बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये थियरी में ये प्रैक्टिकल में, दोनों थियरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्स्ड है। इंडिया इज नॉट लाइक कि थियरी में ऐसा है और प्रैक्टिकल में ऐसा है। हमारे जो प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी को हम फॉलो करते हैं। थियरी और प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना। थियरी एंड प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं होते, वी फॉलो बोथ ऑफ देम टुगेदर। ये कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया। तो कनाडा क्या मानता है कि सेंटर पावरफुल होना चाहिए और वो जो है वो स्टेट को डायरेक्शंस देने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला प्रोविजन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म का मतलब ही आप एक तरीके से मान लो क्वेजी फेडरल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म मतलब क्वेजी फेडरल, वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, ये पूरा मत लिखना कहीं पे। आप लोग जब नोट्स बना रहे हो तो इतना लिखो, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स, बस। कनाडा से क्या लिया? सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, क्लियर। अब देखो, कल हमने शेड्यूल 7 की बात की थी, तो आप लोगों को मैंने शेड्यूल्स भी पढ़ने के लिए कहा था। शेड्यूल 7 बताओ क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यस, फेडरल लिस्ट। तो इसको फेडरल लिस्ट क्यों कहते हैं, अभी आपको मीनिंग समझ में आएगा कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है। फेडरलिज्म का मतलब जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों होते हैं, राइट। इसका मतलब फेडरल लिस्ट में हमें यूनियन लिस्ट दिखेगी जो सेंटर की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट दिखेगी, स्टेट की लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट दिखेगी जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों फैसले कर सकते हैं, और जो तीनों लिस्ट में नहीं आया उसको हम लोग रेसिड्यूरी लिस्ट में डालते हैं, राइट। अब देखो, कनाडा कैसा कंट्री है जो ये मानता है कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। देखो लॉजिकली सोचो सब कुछ, ठीक है। कनाडा क्या मानता है? सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। इसीलिए जो कहीं पे किसी भी लिस्ट में नहीं आया, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट कहीं नहीं आया, रेसिड्यूरी है, इसका पावर किसको जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट? देन whom should the power of residuary should go? Then should go to the center। तो वही इन्होंने अप्लाई किया है, तो लॉजिकल है। तो यहाँ पे देखो, as their center is more powerful, hence they consider the residuary power should vest with the center। तो residuary power will vest with the center is taken from Canada। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। अगला पॉइंट भी काफी हद तक वही है, कनेक्टेड है। नाउ सेंटर इज मोर पावरफुल एंड स्टेट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव? 28 स्टेट्स वी हैव। तो सेंटर ऊपर है और ये बहुत सारे स्टेट्स है, ठीक है ना। तो हर एक स्टेट को गवर्न करने के लिए उसके पास एक स्टेट गवर्नमेंट तो है, बट क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एक इंसान सेंटर से जाकर बैठना चाहिए उनके ऊपर, ताकि ये देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा ना कर दे जो सेंटर के खिलाफ हो जाए। इसलिए हर एक के ऊपर एक एक हेड बिठाया गया है,
सेंटर से अपॉइंटेड, ही इज कॉल्ड एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. And who is the agent of central government? He is the governor. And who is appointing this governor? कौन इसको अपॉइंट करता है? The president. President appoints the governor of state. ठीक है ना? तो वही है. तो president किसका head है? Center का. तो basically who is appointing this governor? The president is appointing this governor. So that is why in all the states, yes, in all the states. ठीक है. तो यहाँ पे है सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स. ये है कनाडा का प्रोविजन, यहां से लिया है हमने. तो आपको तीनों पॉइंट में यही दिखा होगा कि सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल है. राइट? कोई डाउट? ग्रेट. अब प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है. प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ज्यादा डिटेल में इसके बारे में. प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि अगर इसको कोई डिसीजन, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट कौन है? ही इज एक्चुअली द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री और द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना? तो मान लेते हैं प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, ये डिसीजन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं चले जा रहा. अब प्रेसिडेंट जो होता है इसने कौन सी वकालत पढ़ रखी है? ये तो कोई भी हो सकता है ना. प्रेसिडेंट कैन बी एनी पर्सन. साइंटिस्ट भी हो सकता है, जैसे हमारे अब्दुल कलाम थे. ठीक है ना? तो कोई भी हो सकता है. ही कैन बी अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, जिसने सिर्फ नॉर्मल MSc BSc की डिग्री कर रखी होगी. तो ऐसे इंसान भी जो है प्रेसिडेंट के पद पे बैठ सकता है. अब उसको उतने अच्छे से कानून नहीं पता, he does not know much of the कानून, much of the क्या बोलते हैं laws. So in that case he is facing some difficulty in taking decision. He is in a dilemma कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो कोई कानून तोड़ देगा. तो इसीलिए प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि आप आर्टिकल 143 यूज कर सकते हो. ये प्रेसिडेंट का पावर होता है. इसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी चीज के ऊपर. तो प्रेसिडेंट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क फॉर इट्स एडवाइस so that it will help him to take the decision. This is called as advisory jurisdiction of Supreme Court. क्या कहते हैं इसको? Advisory jurisdiction of Supreme Court. ये सिर्फ वो किसको एडवाइस करेगा? आप और मैं जाएंगे तो करेगा एडवाइस हमको? नहीं करेगा. किसको करेगा? सिर्फ प्रेसिडेंट को करेगा. कौन सा आर्टिकल है? 143. ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज एडवाइजरी jurisdiction of president, Supreme Court, in which he will advise or the Supreme Court will advise the president. अब सवाल ये है, क्या ये जो एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को मानना कंपलसरी है? इज इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक हिज एडवाइस? ऐसा नहीं है. कि क्या बोला है? ये एडवाइस बोला है. एडवाइस दे रहा हूं मैं, जैसे मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ. अब उसको मानो या ना मानो आपकी इच्छा. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दिया है, उसको माने या ना माने वो प्रेसिडेंट की इच्छा. ठीक है ना? सो इट इज नॉट अ कंपलसरी थिंग that the advice given of the Supreme Court has to be considered by the president. He may or may not follow the advice. हो सकता है पूरा डिसीजन ही कैंसिल कर दे. अच्छा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या? ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, डिसीजन ही छोड़ देता हूँ, करूंगा ही नहीं. ऐसा भी हो सकता है. या एडवाइस फॉलो भी कर सकता है, या अपनी मनमानी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वी हैव टेकन दिस फ्रॉम कनाडा. क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो आज आपको ये दोनों पढ़ने हैं. इनफैक्ट अभी जितना समझ में आ गया है ना, काफी हद तक तो दिमाग के अंदर डायरेक्ट रह जाएगा. नहीं भी पढ़ोगे तो रह जाएगा. ठीक है? क्योंकि कनाडा में आप देखोगे तीन चीज तो वही है. सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स. ठीक है? सेंटर मोर पावरफुल से रिलेटेड तीन चीजें, और एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में अलग पड़ा, दैट इज 143. ठीक है? फिर हमने यूनाइटेड स्टेट्स में 2 पॉइंट्स तो ऐसे याद हो जाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा निकालने वाले काम करवाता है. ठीक है? तो एक तो प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, इम्पीचमेंट. एक तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया. फिर फंक्शन तय करता है वो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के. ठीक है? फिर 2 चीजें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार किया था, बिल ऑफ लॉज जो कि बिल ऑफ राइट्स जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये दोनों भी याद हो जाना चाहिए. ठीक है?
फिर दो चीजें सिर्फ आपको याद करनी है, वो है एक जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये दोनों चीज आपको याद करनी है बस, ठीक है ना। तो बाकी आप देखोगे तो काफी आसान है। तो अब देखो क्या है कि आज ये दोनों पढ़ोगे, मतलब ये ऊपर वाले भूल जाओगे ऐसा नहीं। जब पढ़ रहे हो तो पीछे वाले को भी रिवाइज करो, वरना हम लोग सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे गायब हो जाएगा। तो योर टुमारोज होमवर्क इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस टू। आई अज्यूम कि ये तो हो चुका है, तो इसको बस रिवाइज करना है और इसको नए से पढ़ना है, ठीक है ना। तो टुमारो टुमारो मतलब जब भी मेरी अगली क्लास होगी, कल और परसों तो आप लोग का वो होगा, फिजिक्स होगा। सो वेन एवर वी मीट द नेक्स्ट टाइम, आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू नो ऑल दिस। ये पूरा साइड आपको आना चाहिए। हो जाएगा? हो जाएगा? क्या हुआ, जोश की कमी दिख रही है? ओके, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आर्टिकल्स की तरफ। ठीक है, टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 448 आर्टिकल्स है। वेरी गुड। आज हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ लेंगे? 1 से 11 तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि कितना परसेंटेज हो जाएगा हमारा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल्स विल वी बी स्टडी? 11/448 इंटू 100। देखते हैं तुम्हारी गणित कितनी तेज है। वैसे गणित नहीं, तुम्हारा मोबाइल कितना तेज है ये पता चलने वाला है, मेरे को पता है मेरे को। 2.45%। बराबर। इसका मतलब आज के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन कितना पता चलेगा? 2.45%। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर आवर प्रोग्रेस, धीरे धीरे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बताओ क्या है? व्हाट इज पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये कौन से शेड्यूल में पड़ता है? विच शेड्यूल इज दिस? शेड्यूल 1 में पड़ता है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? 1 से 4 तक आते हैं। तो अब पहले हम लोग 1 से 4 तक देखेंगे। ठीक है, और कुछ समय के बाद आप लोगों को मेरे तरह सब कुछ एकदम फिंगर टिप्स पे याद रहेगा। जैसे 1 जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, इसमें है डेफिनेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें देश को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, जिसमें ये है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया इज। तो जहां जहां पे हम भारत लिखेंगे, इसका मतलब इंडिया ही होगा। जहां जहां पे हम लोग इंडिया लिखेंगे, इसका मतलब इंडिया ही होगा। इसका मतलब वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज बाय एनी अदर टर्म। हिंदुस्तान लिख दिया, आर्यावर्त लिख दिया, वो सब हमें नहीं मालूम। ये दोनों टर्म कहीं पे लिखे हैं, मतलब आर्टिकल 1 के तहत ये इंडिया का डेफिनेशन है। ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 इज क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। ध्यान देना, आर्टिकल 2 है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, और मैं दोनों को एक साथ समझाता हूं। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग द बॉर्डर, ऑल्टरिंग द बॉर्डर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, ऑल्सो आर्टिकल 3 डील्स विथ चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट।
ठीक है, अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को ध्यान से समझो। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। मतलब क्या? अब जनरली 2 कहीं पे लगता नहीं है अपने इंडिया में, क्योंकि आर्टिकल 2 को लगाने के लिए ऐसा कोई हमें अलग सा लैंड चाहिए होगा। मान लेते हैं कि हमने कोई नया लैंड मिला है अपने को कहीं पे, ठीक है ना? मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने को अचानक से एक टापू मिल गया, एक आइलैंड मिल गया। नाउ वी वांट टू मेक दिस एज अ न्यू स्टेट। तब जो है हम लोग आर्टिकल 2 यूज करेंगे। हरी बात समझ में? बट आर्टिकल 3 कब यूज होगा? जैसे कि यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना? अब यहाँ से जो एक नया सा निकला तेलंगाना, तो ये पूरा का पूरा आंध्रा था पहले। दिस वाज होल ऑफ आंध्रा पहले, है ना? अभी क्या किया है? इसके बॉर्डर को हमने ऑल्टर किया है, एंड नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड टू डिफरेंट स्टेट्स, एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, ठीक है? बट क्या ये कोई नई जगह है? नहीं, इट इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट ऑल टुगेदर। इट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ बॉर्डर ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग स्टेट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। तो ये किसके अंडर आएगा? ये आर्टिकल 3 में आ जाएगा। दिस विल कम अंडर आर्टिकल 3। तो अगर अपने को कोई एकदम से नई जगह मिल जाती है, वी हैव अ वेरी न्यू प्लेस एंड दैट वी मेक एज अ क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ आवर कंट्री, देन दैट विल कम अंडर आर्टिकल 2। ऐसा कभी हुआ है क्या? यस, हुआ है ऐसा। कैसे हुआ है? सिक्किम जो है 1975 में इंडिया का स्टेट बना है। उससे पहले तक वो एक अलग कंट्री हुआ करता था, ठीक है ना? वो एक अलग कंट्री हुआ करता था, बट उसने 1950 से लेकर 1974 तक इंडिया से काफी सारी मदद मांगी थी। बट 1975 में उधर विद्रोह हो गया था। ये सब कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, तब मैं उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। सिर्फ इतना जान रखो कि सिक्किम जो है पहले एक अलग कंट्री हुआ करता था, 1975 में वो इंडिया का एक स्टेट बना है। तो क्या हमने वहां पे कोई ऑल्ट्रेशन ऑफ किसी प्री एग्जिस्टिंग स्टेट का बॉर्डर चेंज करके किया है? नहीं। तो जो नया स्टेट बन गया, वो हमने आर्टिकल 2 से बनाया। यू गेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? यस। तो एक पूरी नई जगह को अगर हम लोग एक स्टेट बनाएंगे तो आर्टिकल 2। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट को अगर हम लोग बंटवारा करके दो अलग अलग स्टेट बना देंगे, आर्टिकल 3। ऑल्सो इलाहाबाद का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद? प्रयागराज, ठीक है ना? प्रयागराज। तो ये जो नाम चेंज किया है ना, ये भी हम लोग बिना संविधान के नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं कि किसी के मन में आ गया और कर दिया, ठीक है ना? पार्लियामेंट में उसके लिए भी डिस्कशन होता है, और उसके लिए रिलेवेंट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 3। सो बाय आर्टिकल 3 वी कैन चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना? एंड फॉर दैट द डिस्कशन हैज टू गो एंड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल पास होगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, तब होगा। बट इट इज अ सिटी। हाँ हाँ, तो ये सिटी हो गया। वैसे ही किसी स्टेट का भी अगर नाम चेंज करना होगा, ठीक है, तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है? इलाहाबाद इज अ सिटी। जैसे अभी हैदराबाद के लिए भी बात हो रही है, 3A 3B उन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग वकालत नहीं पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट, हमें एनडीए का पेपर देना है, ठीक है? हमें लॉयर नहीं बनना है, ठीक है? तो 3A 3B सब सेक्शन बहुत सारे होंगे। तो उसी जैसे अभी इसने पूछा ना कि अल्ट्रेशन ऑफ, यहाँ पे स्टेट लिखा है लेकिन वो तो सिटी है, तो वो 3A 3B 3C उन सब में उसके क्लॉजेस है कि हम लोग किस किस के कर सकते हैं। अभी जैसे हैदराबाद की बात हो रही है, ठीक है? हैदराबाद की बात हो रही है कि इसको भाग्य नगरी बनाएंगे, ठीक है? क्या बनाएंगे? भाग्य नगरी। कैप्चर्ड लैंड कौन से आर्टिकल से, मतलब समझा नहीं। कैप्चर्ड लैंड मतलब, और इसमें ही लिखो जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, वो आप एवरीवन के सेक्शन में लिखो, सबको दिखेगा कि क्या डाउट था, ठीक है? वरना मैं जवाब दूंगा, सब लोग सोचेंगे क्या डाउट रह रहा है, ठीक है? तो मयूरी इज आस्किंग अबाउट कैप्चर्ड लैंड, आर्टिकल इज आस्किंग अबाउट आर्टिकल 2। नहीं समझा नहीं मैं, मतलब मेरे को पहले वो तो समझाओ कि डाउट क्या है एग्जैक्टली। मैं डाउट नहीं समझा। कैप्चर्ड लैंड मतलब अगर हमने किसी को जाकर कैप्चर कर लिया, तो उस टेरिटरी को अगर हमने स्टेट बना दिया तो क्या होगा, ये पूछ रही हो? पहली चीज तो ये अलाउड ही नहीं है अभी, ठीक है? दिस हैज नॉट बीन अलाउड। जब से यूएन फॉर्मेशन हुआ है, यूएन ने इस चीज को बैन कर रखा है, ठीक है? हम किसी की दूसरी की टेरिटरी नहीं ले सकते आजकल, ठीक है? वी के नॉट, मतलब मान लेते कि हमने वॉर में कोई जगह जीत ली और उसको जाके कैप्चर कर लिया, दिस इज इलीगल। बट जैसे चाइना ने कर रखा है अक्साई चीन को, ठीक है ना? अक्साई चीन जो है, उन्होंने 1962 में
वॉर के बाद इस जगह को कैप्चर करके रखा है। तो आज ये क्या है, दिस इज नॉट देयर्स। अक्साई चीन को आज क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्यूटेड लैंड बोलते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूएन नो वन कैन कैप्चर अ फॉरेन टेरिटरी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये तो अलाउड ही नहीं है। अगर मान लेते होता, अगर मान लेते कि हमने किसी को कैप्चर कर लिया, तो फिर वहां पर अगर हम लोग एक नया स्टेट बनाएंगे तो आर्टिकल 2 लगेगा। तो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है इसका नाम चेंज होकर क्या सोच रहे हैं वो लोग, भाग्य नगरी करेंगे। कौन से आर्टिकल से होगा, आर्टिकल 3 से होगा। ठीक है ना, अगर हुआ ऐसा तो सोच सकते हो कैसा लगेगा। मतलब आज हम लोग सुनते हैं हैदराबादी बिरयानी, कल को लगेगा, कल को उसका नाम हो जाएगा भाग्य नगरी बिरयानी। ऐसा हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। छोटा नाम ही रख देते हैं। अच्छा, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ आर्टिकल 4 इज, आर्टिकल 4 में सिर्फ इतना है, एनी चेंज मेड, any change made to article 2 and 3 will have its effect in schedule 1 and 4। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, एनी चेंज मेड इन आर्टिकल 2 and 3 will have its effect in schedule 1 and 4। now because you know what article 1 and schedule 1 and 4 is, it will be easier for you to understand। schedule 1 क्या होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बराबर। तो अगर हमने 2 और 3 में कोई चेंज किया, या तो हमने एक नया स्टेट क्रिएट किया, या तो हमने प्री एग्जिस्टिंग स्टेट का बॉर्डर चेंज करके दो अलग अलग स्टेट बनाए, तो obviously बात है इट विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन यूनियन एंड टेरिटरीज ना। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कम या ज्यादा हो जाएंगे ना इससे। समझ में आ रही है बात? आज अगर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो कल को अगर हम लोग आर्टिकल 2 या 3 में कोई चेंज करे, तो यहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा ना। तो शेड्यूल 1 में ऑब्वियसली बात है चेंज जाएगा। ठीक है, इट विल ऑब्वियसली बात है कि इट विल मेक सम चेंज इन शेड्यूल 1। ठीक है, अब शेड्यूल 4 क्या था, was शेड्यूल 4 सीट्स ऑफ राज्यसभा। ग्रेट, नाउ राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, क्या इसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं? डू वी हैव टू इलेक्ट दिस पीपल इन द राज्यसभा? नो, आंसर इज नो, हम लोग इनको इलेक्ट नहीं करते। तो इनके मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स है कहाँ से जाते हैं? नो, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ व्हाट? they are representatives sent by the state legislative assembly। जैसे महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, वो जो है महाराष्ट्र से कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करके भेजेगा राज्यसभा में। सो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स सेंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। तो हर एक स्टेट से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में जाते हैं, बराबर। अब अगर शेड्यूल 2 और 3 में चेंज आया, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ नहीं जाएंगे या कम नहीं हो जाएंगे? तो अगर नंबर ऑफ स्टेट कम या ज्यादा हुए, तो उससे भी तो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे ना राज्यसभा में। फ्रॉम दो स्टेट्स ऑल्सो देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स गोइंग इन द राज्यसभा। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया, अब आंध्र प्रदेश से अलग रिप्रेजेंटेटिव और तेलंगाना से अलग रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब नाउ देयर विल बी सम चेंज इन द सीट्स एलोकेटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा के सीट्स में के एलोकेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो ये जो है ये भी कानूनन तरीके से ही करना पड़ता है, आर्टिकल बना हुआ है इसका भी। ये any change made to article 2 and 3 will have its implication change in schedule 1 and 4। is this clear? क्या ये सबको समझ आ गया? ग्रेट, तो अभी हम लोग आर्टिकल 4 तक सीख चुके। ठीक है, नाउ दिस इज कंप्लीट। ठीक है, आर्टिकल 1 इज definition of India, that is India, that is Bharat। 2 is creation of a new state। 3 is formation of a new state by alteration of border in pre-existing state। ठीक है, एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट, ये उसमें आ जाएंगे 3 में। 4 इज एनी चेंज मेड टू आर्टिकल 2 and 3 will have its implication or change in schedule 1 and 4। these are the 4 articles। so how much percentage have we learned?
4 आउट ऑफ 4, 4 डिवाइडेड बाय 448 इंटू 100। ठीक है, इतना परसेंटेज हमारा याद हो चुका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप पार्ट 1 इज क्लियर टू यू एवरीवन नाउ। पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, राइट? पार्ट 2, पार्ट 2 क्या था? व्हाट इज पार्ट 2? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज अ बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है ना, सिटीजनशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आर्टिकल फिर भी 5 से लेकर 11 तक ही है। तो आज हम लोग आर्टिकल 5 से 11 देखेंगे, बट सबसे पहले समझो कि सिटीजनशिप है क्या। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स है 5 to 11। ठीक है, बट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने दूर तक की नहीं सोची। ठीक है, व्हाट दे फॉरगॉट इज दे फॉरगॉट टू थिंक ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम। उन्होंने ये सोचा कि 26 जनवरी 1950 के दिन जब इंडिया का कानून या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, उस दिन पे इंडियन सिटीजन्स कौन होंगे, हु शैल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये जो भी प्रोविजंस आपको दिख रहे हैं 5 से 11 तक, ये सब कुछ 26 जनवरी 1950 तक के लिए ही लागू होता है कि इस दिन पे कितने लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। तो उसके लिए सारे प्रोविजंस उसमें है कि अगर आपने इधर आपका बर्थ इधर हुआ है, या आपके पेरेंट्स का हुआ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ है, वॉट एवर द कंडीशंस आर गिवन इन आर्टिकल 5 to 11 आर लिमिटेड अप टू 26 जनवरी 1950। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई इंसान 1980 में इंडियन सिटीजनशिप मांगे कि आई वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हर कंट्री में ऐसा प्रोविजन है। जैसे आज मान लेते हैं कि मैं यूएसए चला गया, मेरे को अच्छी जॉब लगी, मैं वहां पे रहने लगा, मुझे कुछ समय में ग्रीन कार्ड मिला, तो कुछ समय के बाद आई कैन अप्लाई फॉर देयर सिटीजनशिप। ठीक है ना, इवन दो उनका देश जो है 1774 में इंडिपेंडेंट हो चुका है यूएस का, तो आज 2021 में भी मुझे सिटीजनशिप मिल सकती है ना। इसका मतलब कोई तो प्रोविजन रखा होगा उन्होंने। वैसे इंडिया को भी तो रखना चाहिए कि अगर कोई 1980 में या 2021 में इंडियन सिटीजनशिप मांगे तो इनको भी तो देना चाहिए। तो ये बात जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भूल गए थे। मुझे भी हंसी आती है कि कैसे भूल गए यार, इतना सब कुछ उन्होंने किया था। कुछ खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे तो काफी सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे। तो क्या हुआ, अब क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं था कि आगे लेटर डेट में हम लोग इंडियन सिटीजनशिप कैसे देंगे, या मान लेते हैं कि मेरे को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने का है, आई वांट टू discontinue my Indian citizenship and I want to acquire some other country citizenship। तो छोड़ने के क्या प्रबंध है? By what conditions I can leave the citizenship of India? All those things were not mentioned in Article 5 to 11. Because of that, there was a citizenship, sorry, citizenship, Citizenship Act of 1955 passed in the Parliament। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करना पड़ा कि इस एक्ट के तहत अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहे, या अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप क्या बोल सकते हैं उसको, टर्मिनेट करना चाहे, तो उसके क्या कंडीशंस होंगे, वो इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में दिया। तो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट डील्स ऑफ व्हाट? एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब आज हम लोग इतने लंबे टॉपिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक्विजिशन करने के 5 तरीके हैं, जिसको हम लोग एक शॉर्टकट से याद रखेंगे, ब्रांड, BRAND। ठीक है, 5 तरीके से हम लोग अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, और 3 तरीके से सिटीजनशिप को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। नाउ दिस आर गोइंग टू बी लॉन्ग टॉपिक्स, इसलिए आज तो ये नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि 5 से 11 आर्टिकल में क्या है। तो नेक्स्ट टाइम whenever we meet, we'll be studying about Citizenship Act in detail, and also I will be telling you about CAA, and also I will be telling about the protest that happened because of that।
ठीक है, जो प्रोटेस्ट उसके कारण हुए। एंड उसके साथ एक और चीज बताऊंगा, आसाम अकॉर्ड। शायद आसाम अकॉर्ड के बारे में एनटीएससी वाले बच्चों को मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी। आई हैड टोल्ड देम अबाउट आसाम अकॉर्ड। एंड आसाम अकॉर्ड के साथ साथ ही बताऊंगा एनआरसी। ठीक है, एनआरसी हुआ था ना, तो एनआरसी के बारे में बताऊंगा। सो आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन डिटेल नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी मीट। राइट नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट आर्टिकल 5 to 11। ठीक है ना। अब इसको ऐसे डिवाइड करो, 5, 6, 7, 8। इसमें है हु शैल बी इंडियंस, हु शैल बी इंडियंस ऑन 26 जैन 1950। ठीक है। 9 इज हाउ सिटीजनशिप कैन बी रिमूव्ड। एक ही प्रोविजन दिया था उसमें सिर्फ, हाउ सिटीजनशिप कैन बी रिमूव्ड। 10th इज कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसका क्या मतलब है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड 11th इज पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन सिटीजनशिप एक्ट्स। इसी पावर के तहत उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट जारी किया था। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में कोई भी चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें डिटेल में अब पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 डील्स विथ, आर्टिकल 5 डील्स विथ those Indian citizens who were having the domicile of India. What do you mean by domicile? जैसे अगर मैं पुणे में बर्थ हूँ, अगर मेरा पुणे में बर्थ हुआ है, तो मैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कहाँ का सर्टिफिकेट होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट होगा। अगर मेरा बर्थ वेस्ट बंगाल में हुआ होता तो मेरे पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होता। तो कई बार देखो आपके स्कूल वूल में भी मांगते हैं ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आओ। तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस डोमिसाइल वर्ड मीन? कि आपका बर्थ किधर हुआ है, जिधर आपका बर्थ हुआ है वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। समझ में आ रही बात? तो आप में से अगर किसी का पुणे से मतलब महाराष्ट्र से बाहर बर्थ हुआ है तो आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। बट इफ यू कंटिन्यू टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्लेस, अगर आप किसी एरिया में बहुत लंबे लंबे समय से भी रह रहे हो तो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। कि आप इतने समय से महाराष्ट्र में ही हो, मान लेते मेरा बर्थ कहीं और हुआ है, लेकिन सिर्फ बर्थ ही हुआ है, वहां पे मैं 2-3 महीने रहा और फिर पुणे आ गया, और फिर मतलब जिंदगी भर पुणे में ही हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं पुणे का सिटीजन बन चुका हूँ। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आई माइट बी गिवन, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो आई माइट बी गिवन द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। एक सेकेंड ना, मैसेज आया, जस्ट नीड टू रिप्लाई दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 टॉक्स अबाउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो क्या ऐसे इंसान को भी हम लोग इंडियन सिटीजनशिप दे पाएंगे? तो उसके प्रोविजंस हम देखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टाइटल लिखवा रहा हूँ, इनके डिटेल अभी समझाऊंगा। ठीक है ना, कि इंडिया में बर्थ लेने से ही क्या वो इंडियन सिटीजन बन सकता है? ठीक है, उसके क्या क्या प्रोविजंस है वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग लिखवा रहा हूँ। आर्टिकल 6 क्या है? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया।
तो कौन से कंडीशन में इनको जो है हम लोग सिटीजनशिप ऑफर करेंगे 26 जनवरी के दिन, वो हम देखेंगे। फिर आर्टिकल 7 इज माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान बट अगेन बैक टू इंडिया। ये लौट के बुड्ढू घर को आया वाली बात है। इंडिया से पाकिस्तान में गया था, लगा था हमारा बहुत अच्छा होगा, वहां पे जाकर लात खाए, ठीक है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था, तो लौट के बुद्धू घर को आए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हमने उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया, तो वो उसके क्या प्रोविजन है वो देखेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 8 इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन staying in some foreign land wanting Indian citizenship। ठीक है। अब ये जो है ना, ये किसके लिए एक्चुअल में लागू होता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि ये जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश ने अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस को भेज दिया था, बोला था कि वहां पे जाओ, वहां पे तुम्हें काम मिलेगा, वहां पे तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी, विल गेट अ बेटर लाइफ ओवर देयर, ठीक है ना। तो ये मॉरिशस, फिजी, ये सारे कंट्रीज में जो है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को भेज दिए गए थे यूपी बिहार से, है ना, बॉन्डेड लेबर की तरह। तो क्या है कि जब 1947 का समय आया, तो इन सारे एरियाज में ऐसा हो सकता है ना कि किसी को 1800s में ही भेज दिया था, समवेयर सेंट इन 1800s, अब उनके बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, अब तब से वो लोग यहाँ पे ही रह रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिजी में ही रह रहे हैं या मॉरिशस में ही रह रहे हैं। अब वो इंसान जब उन्होंने सुना वहां पे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि उनको इच्छा हो कि हम लोग इंडिया आ जाए और इंडिया में आके हम लोग इंडियन सिटीजनशिप ले ले। तो ऐसे इंसानों को हम लोग 1950 के दिन सिटीजनशिप दे सकते हैं क्या, तो कैसे दे सकते हैं, उसके प्रोविजन आर्टिकल 8 में है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 9 इज टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑन वॉलंटरीली एक्विजिशन, वॉलंटरी एक्विजिशन मतलब अपनी इच्छा से, ऑन वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, जैसे हमारे अक्षय कुमार, अगर आपने अपनी खुद की इच्छा से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है, तो आपका इंडियन सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट हो जाएगा, ये आर्टिकल 9 कहता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 10 इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप even after change in citizenship laws। इसका बस एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल ऐसा लो, एक समय तक ऐसा था कि इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए सिर्फ इंडिया में पैदा होना काफी था। आपके पेरेंट कौन है कोई मतलब नहीं है, आपके पेरेंट फॉरेनर्स हो सकते हैं, बट अगर आप इंडिया में आपका बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो आप सिटीजन हो। तो मान लेते हैं कोई इंसान इस प्रोविजन से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है, इसके पेरेंट जो है फॉरेनर थे, दोनों ही पेरेंट, लेकिन ये इंडिया में बॉर्न हुआ था, तो इसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी, ठीक है। मान लेते हैं 1960 की बात है, मान लो। अब मान लो कि 1980 में लॉ चेंज हो गया, 1980 में क्या हुआ, लॉ चेंज हो गया। अब बोला कि इंडिया में पैदा होना ही काफी नहीं है,
ईदर ऑफ योर पेरेंट हैव टू बी इंडियन, मान लेते एक फॉरेनर है एक इंडियन है, और आप इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, तो भी आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जा सकती है। मान लेते 1980 में लॉ चेंज हो गया, बोला कि ईदर ऑफ द पेरेंट हैव टू बी इंडियन, तब आप इंडिया में बॉर्न होंगे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। तो इन 1980 के लॉ के हिसाब से अगर हम लोग इस केस को देखें तो क्या ये इंसान को इंडियन मानना चाहिए हमें? हाँ या ना? 1980 के लॉ के हिसाब से अगर हम लोग केस 1 देखें तो क्या वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता था? नहीं कर सकता था, बराबर। लेकिन ये तो 1960 में हुआ था ना, ये इंसान 1960 में इंडियन हो चुका था ना, इसीलिए यहाँ पे बोला कि वंस यू आर कंसिडर्ड एज ए इंडियन सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन, देन चाहे लॉ में कितना भी चेंज आए आप इंडियन सिटीजन ही रहोगे। इसका मतलब 1980 आते आते इसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तुम अब इंडियन सिटीजन नहीं हो। 1980 आते आते ये इंसान अब भी इंडियन ही रहेगा। तो ऐसे लॉज चेंज होते रहेंगे, बट इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से लॉ चेंज हुआ था, फिर ऐसे लॉ चेंज होकर ऐसा हो गया कि अब इधर इधर पेरेंट नहीं, अब दोनों पेरेंट इंडियन चाहिए, तब अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो आप जो है इंडियन होंगे। कुछ ऐसा भी लॉ आया था 2004 में। अरे बात समझ में? तो लॉ में क्या है कि चेंज आते रहते हैं। अब कल को बोलेंगे, मान लेते हैं कल को बोलेंगे कि तुम्हारे पेरेंट का इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है दोनों का, तो आप अगर इंडिया में बॉर्न हो तो आप इंडियन सिटीजन हो। उस हिसाब से तो मैं कभी ना हूँ, ठीक है ना? मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, तो शी इज नॉट वर्किंग, so in that condition I would not be a Indian citizen then, but by applying article 10 I would continue to be a Indian citizen even at that time। तो अगर आज आप इंडियन हो, तो अगर आपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं की, तो आप आर्टिकल 10 के तहत चाहे लॉ में कितने भी चेंज आ जाए आप इंडियन सिटीजन बने रहोगे। ये बात समझ में आ रही है? ओके, व्हाट इज आर्टिकल 11? आर्टिकल 11 इज पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज regarding citizenship फ्रॉम टाइम टू टाइम इनके पास पावर है चेंजेस करते रहने का। ये हो गए हमारे सारे आर्टिकल्स। 5 डोमिसाइल ऑफ इंडिया मतलब बर्थ इन इंडिया। 6 माइग्रेशन ऑफ पाकिस्तानी पीपल टू इंडिया। 7 माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान देन बैक अगेन। 8 is people of Indian origin staying in foreign land trying to get Indian citizenship. 9 is termination of Indian citizenship if we acquire voluntarily the citizenship of other country. 10 is continuation of citizenship. 11 is power of parliament to make changes in citizenship laws। ठीक है, ये हेडिंग्स है, अब इनको डिटेल में देखना है। ठीक है, लेट अस सी इन डिटेल नाउ। हाँ, तो ये है हमारा आर्टिकल 5। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 5। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। अब देखो क्या बोलता है। अ पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, एंड ऑल्सो फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशन। 3 कंडीशन दी गई थी, ये तीनों में से कोई भी एक फुलफिल करते हो तो आप 26 जनवरी 1950 के दिन पे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन पे इंडियन सिटीजन माने जाओगे। क्या थे वो कंडीशंस? पहला, इफ ही इज बोर्न इन इंडिया, या तो आप खुद इधर पैदा हो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या? इफ ही इज बोर्न इन इंडिया, अगर इधर वो खुद पैदा हो तो। अब मान लेते नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट बोर्न इन इंडिया। सेकंड, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज बोर्न इन इंडिया, उसके दोनों में से कोई भी, माता पिता में से कोई भी इंडिया में अगर बोर्न हो तो भी चलेगा, तो भी दे दिया जाएगा। ये भी नहीं है, ठीक है। और इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, फॉर 5 years और मोर, ठीक है, जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आपको इंडिया का डोमिसाइल मान लिया जाएगा। तो 5 साल पहले मतलब कर लो 26 जनवरी 1945 से अगर कोई इंडिया में रह रहा होगा, तो भले ही वो इधर बॉर्न ना हो, भले ही उसके पेरेंट भी इधर बॉर्न ना हो, बट फिर भी उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। कई बात समझ में आ रही है? 3 कंडीशन, इधर ही इज बॉर्न, either of his parent are born, or he has been staying in India for 5 years before the commencement of the constitution। तो commencement कब हुआ था? 26 जनवरी पे हुआ था ना 1950 के, तो उससे 5 साल।
So this is the condition according to Article 5. अब देखो याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा है अरे बाप रे इतना सारा है, 3 ही तो पॉइंट है, या तो वो खुद बॉर्न हो, या तो उसके पेरेंट हो, या तो यहाँ पे इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, आपको दिक्कत आ रही है। इसको आप लोग जब नोट बनाओगे पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। क्या लिखना, आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 का हेडिंग अभी मैंने वहां पे लिखवा दिया आपको, वो हेडिंग लिखना, डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 3 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या, बॉर्न इन इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या, ईदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। थर्ड कंडीशन क्या, 5 ईयर स्टेइंग इन इंडिया बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया, इतने में आ जाएगा आपका आर्टिकल 5। ऐसे ही मैंने भी किया था, आपको भी करना है, और यही रीति रिवाज है, जो भी फॉलो करता है पास होता है। समझ में आ रही बात, हाउ टू मेक नोट्स। उस दिन पूछ रहा था कि नोट्स कैसे बनाने, अब जब नोट बनाने की बारी आई तो बता रहा हूँ। क्लियर है कैसे बनाने हैं नोट्स? ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ये हेडिंग है, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब एक डेट याद रखना पड़ेगा हमें इधर, ठीक है ना, एक डेट याद रखना है। इसको ऐसे पूरा पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक डेट बता रहा हूँ, वो डेट देखो, 19 जुलाई 1948। दिस डेट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ सेटलमेंट। क्या है, 1947 में इंडिया पाकिस्तान तो अलग हो गए, ठीक है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि, अब देखो जब तक ये सेपरेट नहीं हुए थे तब तो लाहौर भी इंडिया में था ना, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था लाहौर भी, और उधर ढाका भी था, और उधर मुल्तान भी था। तो इतने जल्दी पार्टीशन हुआ और एक दिन में लोग वहां से इधर आ गए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो ऐसा किया था कि एक डेट फिक्स कर दिया था, 19 जुलाई 1948। जिसको भी इधर से उधर या उधर से इधर आना है वो लोग इस डेट तक कर ले ऐसा, ठीक है। तो 14 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे। इस डेट से लेकर 19 जुलाई 1948, काफी समय, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल दे दिया। अब जिसको जिधर जाना है वो उधर चले जाए। आपको इंडिया जाना है आप इंडिया चले जाओ पाकिस्तान से, आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान से चले जाओ। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यही डेट पे उनके सिटीजनशिप का आर्टिकल मिलेगा। इन द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड कि ऑन उनका जब भी वो स्टार्ट हुआ होगा, उनका जब भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया होगा, उस दिन पे पाकिस्तानी सिटीजन कौन है, तो यही डेट पे वो लोग मार्क करते हैं कि बाय दिस डेट दोज पीपल फ्रॉम इंडिया हु माइग्रेटेड पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज पाकिस्तानी। एंड सिमिलरली इंडिया में बाय दिस डेट whosoever came to India are considered Indians। तो इस डेट के पीछे जाओ और आगे जाओ। तो इस डेट तक जो भी पाकिस्तान से इंडिया आ गया विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड, उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। नो क्वेश्चन आस्क्ड, कुछ नहीं पूछा उसको, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से इंडिया आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो इंडियन है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई मान लेते चूक गया, तो ट्रेन आपने देखा होगा भर भर के आते थे, लाशें भर भर के आते थे, लोग भर भर के आते थे, कोई मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, है ना। पाकिस्तान से जब वो यहाँ पे भेजते थे तो हिंदुओं के लाशें भेजते थे, वो ठीक है, मार मार के भेजते थे, ठीक है। तो कुछ लाशें आती थी ट्रेन भर के, कुछ लोग आते थे, तो ये इस डेट तक आते थे, ठीक है ना। जितना इजी लग रहा है ना पढ़ने में, रियलिटी बहुत खतरनाक थी उस टाइम पे। अब मान लेते कि किसी को ट्रेन नहीं मिला, किसी का ट्रेन मिस हो गया, या वो डर गया कि यार मार मार के भेजेंगे, तो वो इस डेट तक नहीं आ पाया। तो मान लेते हो इसके बाद आया, तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे? देंगे यार, इतने गंदे थोड़ी हम लोग, बड़ा दिल है हमारा। तो उनको क्या करेंगे, लेकिन ये जैसे इंडिया में आएंगे तो इनके लिए प्रोविजन ये है कि इनको 6 महीने तक यहाँ पे कैंप्स में रहने पड़ेंगे। इंडिया के साइड में बहुत सारे कैंप्स बनाए गए थे, आपने भाग मिल्खा भाग देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इंडियन साइड पे कैंप्स थे, वैसे ही पाकिस्तानी साइड्स पे भी कैंप्स थे, ठीक है ना। तो ऐसे कैंप्स बनाए गए थे, जो लोग वहां से यहाँ पे आए हैं वो कैंप में रहे, शिविर में रहे, ठीक है ना। तो 6 मंथ के लिए उनको शिविर में रहना पड़ेगा। 6 मंथ तक हम लोग उनको नोटिस करेंगे कि भाई सही में ये इंडिया में रहना चाहता है या बस ऐसे ही आ गया है भाग के, ठीक है। तो ऐसे इंसान को 6 महीने हम लोग ऐसे कैंप्स में रखेंगे, जिसके बाद वो एप्लीकेशन कर सकता है कि अब मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो आफ्टर 6 मंथ्स बाई एप्लीकेशन ही कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप। समझ में आ रही बात? अगर कोई इस डेट के बाद आया, अगर पहले आया तो उसको तो ऑर्डिनरी सिटीजन मान लेंगे,
अगर बाद आया तो he has to stay here for 6 months in the camp and then he can apply for registration as Indian citizen. Then he will be given. कोई बात, कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, क्लियर, ग्रेट। ठीक है, अभी हो गया सेकंड, दैट मीन्स माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, नहीं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वही फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज माइग्रेशन टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है, माइग्रेशन फ्रॉम, नहीं, टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड देन बैक अगेन, अब बाद में वापस आ गए। अब देखो डेट, देखो इसका, ये जो डेट है ये इंडिपेंडेंस से पहले का डेट है ना, 1 मार्च 1947। इंडिपेंडेंस तो अगस्त में हुआ था, तो तब तक तो किसी को पता नहीं है कि ये विभाजन होने वाला है, पार्टीशन होने वाला है। 1947 के 1 मार्च तक तो ये एक ही देश था ना, इट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, थोड़ी अलग अलग थे, इट वाज वन। तो क्या है कि मान लेते कोई दिल्ली से चला गया था मुल्तान में, उसको वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना था, अब वो मुल्तान में चला गया और फिर जो है पार्टीशन हो गया, अब वो मुल्तान में फंस गया बेचारा। अब उसने अपना वहां पे सब कुछ बसा लिया है, वहां पे उसने अपना कारोबार सब स्टार्ट कर दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस है। ठीक है ना, इनफैक्ट अगर आप ना ही देखो तो अच्छा है, बट अगर आपने, आपकी अगर किस्मत बहुत खराब होगी, अगर आपने देखा होगा तो ये जो सलमान खान की एक मूवी आई थी ना जिसमें कटरीना कैफ भी थी, कौन सा मूवी था वो, सलमान भाई का? हाँ, भारत, राइट राइट, भारत, यस। तो अगर आपकी किस्मत उतनी फूटी हो कि अगर आपने वो देख ली है, हाँ मेरी भी है, ठीक है, मेरी भी वो फूटी किस्मत है, मेरे को घर वाले जबरदस्ती लेके गए थे, मैं सो गया था। ठीक है, उस मूवी में देखना, उस मूवी में वो लोग पाकिस्तान में होते हैं, फिर वहां से जो है यहाँ पे दिल्ली आने की बात चलती है, वो इसी ऐसे ही केस है। वो 1 मार्च 1947 से पहले चले गए थे उधर। ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले वो चले गए थे पाकिस्तानी साइड, वहां पे सब उन्होंने बिजनेस बिजनेस कारोबार वगैरह सब उन्होंने बना दिया था। अब क्या है कि उनको लगा कि पार्टीशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते दे वर हिंदूज एंड दे आर रनिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली ओवर देयर। बट ऐसा धीरे 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 जब पाकिस्तान धीरे धीरे मुस्लिम कंट्री बनने लगा, तो अब इनको दिक्कत आने लगी, मान लो ऐसा हुआ। ठीक है ना, मान लो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनको वहां पे काफी दिक्कतें आने लगी, दे वर फेसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल ओवर देयर, अब वो नहीं जी पा रहे। ठीक है, अब वो अगर इंडिया आना चाहे, जो 1 मार्च 1947 से पहले गया था उसकी बात हो रही है, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, नहीं नहीं सॉरी, पहले नहीं, बाद में। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद गया था, बट अगस्त से पहले। ठीक है, अगस्त 1947 से पहले, तो इस पीरियड में अगर कोई गया था, मार्च से लेकर अगस्त के बीच में, इस पीरियड में अगर कोई गया था, उसने वहां पे अपना मान लेते कारोबार बसा लिया, और कारोबार बसाते मतलब कारोबार चलते चलते एक आध साल और बीत गया, 1949 आ गया मान लो। ठीक है ना, 1949, 2 साल उसने अच्छा कारोबार चलाया, बट 1949 में उसको समझ में आया कि ये मुसलमान जो है हमें मार देंगे, इधर हमारा इधर कुछ नहीं हो सकता, कारोबार मतलब उनका एकदम धीरे धीरे बंद होने लगा, मुसलमान उनके दुकान से कुछ खरीद नहीं रहे थे, ऐसा हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, ऐसा कुछ हुआ था। अब वो बोला 1949 में नहीं, बोरिया बिस्तरा बांधो, चलते वापस, चलो दिल्ली। ठीक है ना, तो अगर ऐसा इंसान भी अगर आ गया, अगर ऐसा इंसान हमारे देश में आ गया, तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट देंगे जो 19 जुलाई के बाद आने वालों को मिला था। 6 महीना उनको शिविर में रखा जाएगा, 6 महीने के बाद दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है हमारा आर्टिकल 7, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड लेटर बैक अगेन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इज दिस क्लियर? ग्रेट। अब a person of Indian origin whose parents और grandparents were born in undivided India, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। हो सकता है कि वो इंसान खुद इंडिया में बॉर्न ना हो सकता है फिजी में बॉर्न तो हो सकता है उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो, या हो सकता है उसके पेरेंट भी फिजी में ही बॉर्न हो लेकिन उसके कभी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पेरेंट्स, या तो खुद, या तो उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया में बॉर्न है, बट बाकी उसके बाद अंग्रेजों ने उसको फिजी भेज दिया या मॉरिशस भेज दिया,
ऐसे इंसान को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर ऐसा इंसान इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो क्या कर सकता है, इन कंट्रीज में या इनफैक्ट सारे कंट्रीज में ही, जैसे यूएसए में जाओगे वहां पे इंडियन एम्बेसी मिलेगा, ठीक है। आप दुबई जाओगे वहां पे इंडियन एम्बेसी मिलेगा। एम्बेसी में कौन जाते हैं, आईएफएस वाले जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले जाते हैं, ठीक है ना। क्या काम होता है उनका, जैसे अगर मान लेते हैं अगर मेरे को यहाँ से यूएसए जाना है तो मुझे वीजा लगेगा ना, तो हमारे इंडिया में हम लोग यूएस के एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे उनके आईएफएस ऑफिसर्स होंगे जो मुझे परमिशन देगा, वीजा देगा उनके देश में जाने का। वैसे ही अगर यूएसए से किसी इंसान को इंडिया आना है तो फिर यूएसए के सिटीजन को इंडिया के एम्बेसी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे देश का आईएफएस होगा, वो उसको वीजा देगा, वो फिर इंडिया आ पाएगा। वैसे ही इन देशों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन सारे देशों में इंडियन एम्बेसी था। तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान इंडियन सिटीजनशिप चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू गो and register himself to a diplomatic or consular representative of India in that country, ठीक है ना। उसके कंट्री ऑफ रेसिडेंस में जो हमारा डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो हमारा आईएफएस होगा उनके कंट्री में, उसके पास जाकर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम कि मैं जो है 1950 पे इंडियन सिटीजन बनना चाहता हूँ। सर विथ सिटीजनशिप दे गेट इफ, क्या समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है। आईएफएस वो इंडियंस ही है, ठीक है, दे आर इंडियंस, वो क्यों फॉरेनर होंगे। दे वोंट गेट अदर कंट्री सिटीजनशिप, दे आर सेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। उनको ऑफिशियल ड्यूटी में भेजा है, 3-3 साल के लिए जाते हैं, एक कंट्री में 3 साल, दूसरे कंट्री में 3 साल, तो हर एक कंट्री का क्या सिटीजनशिप देते रहेंगे उसको। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो दे आर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, दे रिमेन एज इंडियंस। वरना देखो आप दिमाग लगाओ, आईएफएस क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस फॉरेनर को मिल सकता है क्या, तो बाय डिफॉल्ट इंडियन है वो, ठीक है। तो आर्टिकल 8 समझ में आया। So what is Article 8? Article 8 is if a person of Indian origin staying in some other country wanting to apply for Indian citizen, then they have to register themselves in a consular representative of India office or diplomatic relation of India office. Then they will get Indian citizenship. ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए हमारे 5, 6, 7, 8। अब 9 तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये 9 है। नो पर्सन शैल बी डीम्ड एज इंडियन सिटीजन or deemed as a citizen of India if he voluntarily acquired citizenship of a foreign state। अगर फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप उसने अपने होशो आवाज में वॉलंटरीली लिया है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप गया, ठीक है। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो मैं बता रहा था, ठीक है। एंड लास्ट, पार्लियामेंट शैल मेक or have the power to make provision with respect to acquisition, termination of citizenship and all matter relating to citizenship। तो पार्लियामेंट के पास पावर है प्रोविजंस बनाने का। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल 9, 10, 11। तो क्या सबको 5 से 11 तक क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर विथ 5 to 11? ओके। तो क्या आज हमारे क्लास का मकसद पूरा हुआ, सोर्सेस पढ़ने थे, ठीक है। फिर 1 से 4 पढ़ना था और 5 से 11 पढ़ना था, ठीक है। अगर आज का मकसद पूरा हुआ तो जय हिंद लिखो जल्दी से। यस। क्या आज की क्लास आपको बोरिंग लगी या डिसकंटिन्यूटी लगी, कहीं पे लिंक टूटा ऐसा लगा? ओके।